तो बच्चों, अब हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, और साथ ही साथ स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड एंड फिक्स्ड एट अदर एंड। ठीक है, कहोगे कि आखिर ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये जो बच्चों है, ये आपका जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप गिटार देखते हो, सितार देखते हो, उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको आज जानकारी मिल जाएगी कि आखिर वो जो इंस्ट्रूमेंट है उससे इतना अच्छा म्यूजिक क्यों आता है। क्लियर है? तो पहले एक बात समझो कि जो तुमने जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, जो भी आपका स्ट्रिंग पे बेस्ड है, जैसे कि गिटार है या फिर आपका कुछ भी वायलिन है या सितार है या वीणा है ना, बड़ा सा देखते होगे, ये सब जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है सोनोमीटर वायर के ऊपर, अभी हम लोग लास्ट में वो भी डिस्कस करेंगे सोनोमीटर वायर के ऊपर, तो वो सब जो है इससे ही रिलेटेड है। देखो, पहली बात, एक जब साउंड वेव हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, स्ट्रिंग वेव के बाद, तो साउंड वेव में भी मैं आपको इसको लेके आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक। देखो, एक होता है नॉइज, जो बेवजह शोर होता है, हल्ला होता है, और एक होता है म्यूजिक। म्यूजिक क्या होता है? तो म्यूजिक एक खास फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होता है ना। एक आपको कोई भी चीज सुनने में जो अच्छा लगता है उसको हम लोग म्यूजिक बोलते हैं, और आखिर वो अच्छा क्यों लगता है? तो उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो एक खास ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं, एक खास ऑर्डर में, जिसको हम लोग हार्मोनिक्स बोलते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर कोई साउंड है या कोई आवाज है, उसमें ढेर सारे वेव्स हैं और सारे वेव की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है वो एक खास ऑर्डर में है ना, एक खास ऑर्डर में है, तो वो सुनने में अच्छा लगेगा, तो वो कहलाएगा म्यूजिक। और अगर रैंडमली वेरी कर रहा है, मान लो 2 हर्ज, 5 हर्ज, 6 हर्ज, 20 हर्ज, कुछ भी फ्रीक्वेंसी बदल जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी अगर कुछ भी बदलेगी तो वो नॉइज कहलाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर किसी खास ऑर्डर में बढ़ेगी, जैसे 5 हर्ज, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, तो ये क्या हो रहा है? ये 5 के मल्टीपल में चल रहा है, या कोई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये 2 के मल्टीपल में चल रहा है, या कोई 10, 20, 30, 40, ये 10 के मल्टीपल में चल रहा है। तो इस प्रकार का अगर आपका साउंड एक खास वेरिएशन में हो, मतलब फ्रीक्वेंसी एक खास ऑर्डर में अरेंज्ड हो, तो ऐसे साउंड को, ऐसे आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूजिक। सवाल ये है कि इस प्रकार का एक खास ऑर्डर वाला फ्रीक्वेंसी कैसे पैदा होगा? तो वो पैदा होगा इसी स्टैंडिंग वेव से, है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग जो कि दोनों एंड पे फिक्स है, उसमें आखिर स्टैंडिंग वेव जो हम पैदा करेंगे, वो स्टैंडिंग वेव एक खास प्रकार के ऑर्डर में ही, एक खास प्रकार के फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में ही प्रोड्यूस होगा। समझ गए? इसलिए जितना भी इंस्ट्रूमेंट तुम देखते हो, लाइक गिटार को ही लेके चलते हैं हम लोग, तो गिटार में तुमने देखा होगा कि वायर होता है, पूरा वायर में टेंशन होता है, ठीक है, और उसको एक खास पॉइंट पे नॉक करने से उसमें स्टैंडिंग वेव बनता है, और वो स्टैंडिंग वेव ही वहाँ पे म्यूजिक क्रिएट करता है। तो गिटार में जो स्ट्रिंग है वहाँ पे वो स्टैंडिंग वेव होता है, और स्ट्रिंग दोनों एंड पे क्या होता है? फिक्स्ड होता है, और उसमें स्टैंडिंग वेव ही क्रिएट होता है। ठीक है ना? कौन सा वेव बच्चों? स्टैंडिंग वेव। ठीक है, ताकि लगातार वहां से आवाज आती रहे, लेकिन लगातार बहुत देर तक नहीं आ सकती है, क्योंकि नॉर्मल एयर में जो है रेसिस्टेंस होता है, इसलिए एक बार, ऐसे क्या है, अगर आइडियल सिचुएशन है तो एक बार अगर स्टैंडिंग वेव बना दो, तो स्टैंडिंग वेव तो जानते ही हो एनर्जी लेके कहीं जाती नहीं है, पार्टिकल इनफाइनाइट टाइम तक वाइब्रेट कर सकता है। लेकिन तुमको पता है कि रियल लाइफ में एयर का रेसिस्टेंस फोर्स है जो एक सर्टेन लिमिट के बाद उस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो हम लोग आज यही देखेंगे कि किसी स्ट्रिंग में जो कि दोनों एंड पे फिक्स है, उसमें स्टैंडिंग वेव किस किस फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस हो सकता है, और उससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा वो बताऊंगा मैं अभी।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो बच्चों सवाल ये है कि आखिर यहाँ पे स्टैंडिंग वेव कैसे पैदा होता होगा। जैसे देखो, मान लो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, इधर भी मान लो एक दीवार है जहां से इसको हमने बांध दिया है इस धागे को, और इधर भी बांध दिया है। क्लियर? तो ये भी आपका फिक्स्ड एंड हो गया, फिक्स्ड, और ये भी हो गया आपका फिक्स्ड। अब सोचो कि अगर आपने एक सोर्स लगा के इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है, एक वेव बना दिया, तो ये वेव आगे ट्रेवल करेगा, ये ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करने के बाद आपका इस यहां से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। ठीक है? और अगर इधर यहां से तुम लगातार वेव भेजते चले जाओगे तो उधर से भी रिफ्लेक्ट होके लगातार वेव आता चला जाएगा। तो कोई भी पॉइंट P पे देखो, अब इधर से ये इंसिडेंट वेव जा रहा है, इधर से ये रिफ्लेक्टेड वेव आ रहा है। रिफ्लेक्टेड वेव कैसे आया, समझ में आया? इधर से तुम वेव भेज रहे हो और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। ठीक है? एम्पलीट्यूड सेम, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि अगर फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होता है तो एम्पलीट्यूड सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फेज में डिफरेंस भले आ जाता है, और वेव का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। तो बच्चों अगर ये इस तरीके से चलता रहेगा तो इस पॉइंट पे इधर से भी वेव आएगा, इधर से भी वेव आएगा, दो वेव आएंगे जिनका एम्पलीट्यूड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम और डायरेक्शन अपोजिट। तो चांस है कि नहीं कि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाए। तो वही चीज़ है। तो इस प्रकार से जैसे गिटार है, गिटार में आपका वायर फिक्स्ड है और ये आप अपने हाथ से वहाँ पे स्ट्राइक करते हो, तो वो स्ट्राइक करने का मतलब है तुम सोर्स और वहाँ पे वेव जनरेट करते हो। और अगर स्टैंडिंग वेव वहाँ पे क्रिएट हो गया तो एक अच्छा म्यूजिक सुनाई हम लोगों को पड़ता है। तो वही हम लोग को भी देखना है कि स्टैंडिंग वेव इसमें किस किस फ्रीक्वेंसी का पैदा हो सकता है। ठीक है? एक बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ जो भी स्टैंडिंग वेव बनेगा उसमें एक बात पक्की है कि ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा, बच्चों ये दोनों क्या होने चाहिए, नोड्स। ये दोनों ही क्या होने चाहिए, नोड्स। क्योंकि ये पॉइंट भी दीवार के साथ बंधा हुआ है, ये पॉइंट भी दीवार के साथ बंधा हुआ है, और ये किसी भी स्थिति में वाइब्रेट नहीं करेगा। तो ये भी नोड होगा और ये भी नोड होगा, मतलब दे विल नॉट वाइब्रेट एट ऑल। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ पे स्टैंडिंग वेव कैसे प्रोड्यूस होगा और किन किन फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस हो सकता है। तो जैसा कि याद करो, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है अपना, मान लो एक एग्जांपल के लिए हमने ले लिया है जो हम लोग डिस्कस बार बार कर भी रहे थे, 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है? ये हमारा इक्वेशन होता था स्टैंडिंग वेव का। अब एक बात गौर करना कि इसमें जब स्टैंडिंग वेव पैदा करोगे तो ये जो पॉइंट है और चाहे ये पॉइंट है, ये दोनों आपका फिक्स्ड है, इसलिए इसका लिखा हुआ है, इसलिए हमने नाम रखा था स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। तो ये दोनों एंड अगर फिक्स्ड है बच्चों, यहाँ पे पक्की बात है यहाँ भी नोड बनेगा और यहाँ भी नोड बनेगा। क्लियर है? दोनों जगह पे क्या बनना है, नोड। अगर हम लोग मान के चलें कि ये स्ट्रिंग जो है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है एल। ठीक है? स्ट्रिंग में टेंशन मान लो टी है ना? लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो है टी। तो सीधी सी बात ये है कि यहां भी नोड होना चाहिए और यहां भी नोड, यानी ये मान लो ये कोऑर्डिनेट हो गया x इक्वल टू 0 और यहां पे ये हो गया x इक्वल टू एल। तो x इक्वल टू 0 पे भी नोड होना चाहिए और x इक्वल टू एल पे भी, क्योंकि l लेंथ है तो यहां का कोऑर्डिनेट होगा l। क्लियर है? तो अब एक बात देखो, और नोड होने के लिए, यानी नोड होने के लिए आपका जो, इसका मतलब ये है कि इस पूरे एम्पलीट्यूड की वैल्यू, एम्पलीट्यूड होना चाहिए, एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए, एम्पलीट्यूड आपका होना चाहिए 0। इसका मतलब है साइन के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। साइन के एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 0, और इसका मतलब ये हो गया कि के एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए, याद करो साइन के एक्स 0 होना चाहिए, एम्पलीट्यूड तभी 0 होगा, तभी नोड मिलेगा। इसका मतलब है कि के एक्स जो होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए आपका n इंटू पाई के बराबर। ठीक है? n इंटू
पाई। ठीक है, तो के एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, एन पाई। तो के के जगह हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू एन पाई। अब यहाँ से देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, एन लैम्डा बाई 2। यानी जो आपको नोड मिलेगा वो कहाँ कहाँ पे मिलेगा, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है एन लैम्डा बाई 2। क्लियर है, जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं n इक्वल्स टू 0 1 2 3, अगर कुछ भी अगर यहाँ रखे तो हमें नोड मिलता चला जाएगा। तो n की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं बच्चों, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर n की वैल्यू 0 यानी x इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। n की वैल्यू 0 पर x इक्वल टू 0, तो 0 पे तो आपका नोड है ही, सॉरी 0 पे तो आपका नोड है। क्लियर है, और यहाँ पे भी नोड होना चाहिए, कहाँ पे, x इक्वल टू एल पे। तो ये आपका पहला नोड हो गया, मान के चलो कि दिस इज फर्स्ट नोड। अब ये आपका पहला नोड है, ठीक है, और यहाँ भी आपका नोड है। तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर ये दोनों नोड लगातार होते यानी बीच में कोई नोड नहीं होता, तब तो हम बोलते कंसेक्यूटिव नोड है, तो हम लोग डिस्टेंस बोल देते लैम्डा बाई 2, यानी यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2। लेकिन ये तो कहना मुश्किल है ना कि इस नोड के बाद सीधा ये नोड है, बीच में और भी कई सारे नोड्स हो सकते हैं। तो हम लोग एक जनरल टर्म बना लेते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये n वां नोड है, कोई नोड है, तो इसलिए हम लोग ने एक जनरल इक्वेशन बना लिया x इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो x के जगह लिख सकते हैं बच्चों, यानी x इक्वल टू एल पे भी आपका नोड है, तो जैसा कि x इक्वल टू एल पे भी आपका नोड है, तो x इक्वल टू एल पे आपका नोड है, तो हम लोग लिख सकते हैं l इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2। अब जरा ध्यान देना कि इस स्ट्रिंग में जो भी आप स्टैंडिंग वेव पैदा करोगे, ध्यान से समझो, इस स्ट्रिंग में जो भी स्टैंडिंग वेव पैदा करोगे उसका वेव लेंथ और स्ट्रिंग के लेंथ के बीच में ये रिलेशन होगा, जहां पे n का वैल्यू आप रख सकते हो। क्लियर है, सर्टेनली अब n की वैल्यू 0 तो नहीं रखोगे, क्योंकि अगर 0 रख दोगे तब तो लेंथ आपका 0 आ जाएगा, तो लंबाई तो कुछ ना कुछ है, तो n की कम से कम वैल्यू कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। क्लियर है, तो ये आप समझो। फिर यहां से हम चाहें तो लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू, लिख सकते हैं 2l अपॉन n। यानी कि बच्चों ध्यान दो कि इस स्ट्रिंग में, ध्यान से सुनो मेरी बात, इस स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स है, ध्यान से सुनना, वो स्ट्रिंग जो दोनों एंड पे फिक्स है, उस स्ट्रिंग में जो वेवलेंथ जिसका स्टैंडिंग वेव पैदा करोगे, तो उसका वेवलेंथ दिया हुआ होना चाहिए, उसका वेवलेंथ होना चाहिए 2 इंटू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाई n, जहां पे वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। क्योंकि कहोगे कि सर 0 क्यों नहीं लिए, अगर हम 0 ले लेंगे तो फिर लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, या यहां 0 लेंगे तो लेंथ 0 हो जाएगी। तो पहला नोड 0 पे आ रहा है, ये x की बात हम कर रहे हैं दूसरे नोड के लिए, तो दूसरा नोड के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होना चाहिए, तो कम से कम क्या होना चाहिए, तो n की वैल्यू आप 1 से शुरू करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स है, उसमें जो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगा बच्चों, वो उस स्टैंडिंग वेव का जो आपका वेवलेंथ होना चाहिए, उसका फॉर्मूला होना चाहिए 2l बाई n का। तो ये आपका जो है, यहां मैं लिख देता हूं, वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव that can be produced, तो वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। क्लियर है, अब वेवलेंथ आ गया तो हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे, तो पहले इसको राइट डाउन करो। कर लिया आपने, चलो फिर हम आगे देखते हैं। अब जैसा देखो, एज वी नो दैट, इसके बाद हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, एज वी नो दैट किसी भी वेव के लिए
फॉर स्ट्रिंग वेव या कोई भी वेव के लिए, स्ट्रिंग वेव v इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा, है ना, v इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा, जहां पे बच्चों v क्या है आपका, v है आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव हमने पहले ये प्रूव कर रखा है, लैम्डा हो गया वेवलेंथ, वेवलेंथ, और ये f क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों सीधी सी बात है कि जो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव पैदा होना है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, हमें इस स्टैंडिंग वेव का फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्योंकि एग्जाम में दरअसल फ्रीक्वेंसी ही ज़्यादा पूछता है। तो ये तो आपने पहले ही लिख लिया था, मैं यहाँ ऊपर कर दे रहा हूँ। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ v रहने दो और जहाँ आपका फ्रीक्वेंसी है रहने दो, और लैम्डा की जगह लिख दोगे 2L अपॉन n। क्लियर है? तो यहाँ से बच्चों इसको इधर भेज दोगे तो F इक्वल्स टू NV अपॉन 2L। अब देखो क्या मज़ेदार इक्वेशन आया, इसका मतलब ये हुआ N इंटू V अपॉन 2L। आपका ये जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया, ये दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव जो उस स्ट्रिंग पे पैदा हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूला से दी जा सकती है। यानी उस आपका स्ट्रिंग पे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वो होगी, उसका फॉर्मूला होगा n इंटू वी बाई 2L, जहां पे हम लोग फिर लिख देंगे यहाँ पे वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? अब चाहो तो इसको एक चीज और लिख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग वेव की बात चल रही है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n और n अपॉन 2L, और v के जगह लिख सकते हैं अंडर रूट t अपॉन म्यू, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है स्ट्रिंग वेव की जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी के बराबर होती है। तो इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी का भी इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में जो स्टैंडिंग वेव पैदा करोगे उस स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया n इंटू वी बाई 2L। इसको राइट डाउन कर लो, कर लिया आपने? चलो अब देखो, अब जरा ध्यान दो, अब हमारा मेन मकसद है इस फ्रीक्वेंसी को लेके। तो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग बात कर रहे हैं म्यूजिक की, और म्यूजिक में फ्रीक्वेंसी का जो पैरामीटर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में ही बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बच्चों सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, NV बाई 2L। तो सबसे पहली बात है कि जो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी वहां प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ये आया तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा n के ऊपर। तो मान लो अगर n की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी वहां पैदा होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी f इक्वल्स टू v बाई 2L। ये स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई, क्योंकि n का वैल्यू इसके बाद 2 रखोगे 3 रखोगे तो और मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी को बच्चों ऐसे स्पेशल नोटेशन भी देते हैं f0, और इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसके बाद इसका और भी नाम है, और फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो कि किसके बराबर निकल के आया है, v अपॉन 2L। और ये कब आया बच्चों, तो ये तब आया जब आपका n की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, 1। तो बच्चों इसका नाम ने रखा फर्स्ट हार्मोनिक, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब देखो, इससे अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए स्टैंडिंग वेव का, तो उस केस में क्या करना होगा,
उस केस में n का वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2 रखोगे तो दिस इज 2v/2l। ओके, या यूं कह लो कि दिस इज इक्वल टू 2f0। कहने का मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट हार्मोनिक का 2 गुना हो सकता है। मान लो v/2l को सॉल्व करने के बाद अगर 10 हर्ट्ज आ रहा है तो ये 10 इंटू 2 20 हर्ट्ज, यानी नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी जो वहां हो सकती है किसी स्टैंडिंग वेव की वो हो सकती है डबल ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसलिए इसका नाम रखा गया बच्चों, इसका नाम रखा गया सेकेंड हार्मोनिक। जो नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो आप, सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, लेकिन इसका एक और स्पेशल नाम रखा गया है। देखो बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के अगला जो भी फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, अगला जो भी पॉसिबल हार्मोनिक होता है, यानी जैसे सेकेंड हार्मोनिक हुआ, वहां से हम लोग एक और काउंटिंग शुरू करते हैं और उसको बोलते हैं काउंटिंग ऑफ ओवरटोन। उसको हम लोग ओवरटोन भी बोलते हैं। यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो पॉसिबल हार्मोनिक है वहां उसको हम लोग ओवरटोन भी कहते हैं। तो ये इस हार्मोनिक के बाद जो दूसरा हार्मोनिक आया इसका नाम होगा फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, क्लियर है? फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। एक नाम हो गया सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल है और नाम हो गया इसका फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर n की वैल्यू आप 2 रखोगे, 2 के बाद 3 रखोगे तो सीधी सी बात है ये f इक्वल्स टू 3v/2l है ना, दैट इज 3f0। अब तुम खुद सोच के देखो इसका क्या नाम होना चाहिए। तो इसका नाम होना चाहिए थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, क्लियर। और ओवरटोन के टर्म्स में इसका नाम होना चाहिए सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन। तो इस तरीके से हम लोग लगातार चाहें तो लिखते चले जाएंगे। एक और मैं लिख दे रहा हूं, मान लो अगर n इक्वल्स टू 4 ले लें, ठीक है, n इक्वल्स टू 4 ले लें तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी 4f0। यानी इसका नाम हो गया थर्ड हार्मोनिक ये है और ये 4 गुना है तो ये हो गया आपका फोर्थ हार्मोनिक। ठीक है, उसके बाद ओवरटोन के टर्म्स में नाम हो गया थर्ड ओवरटोन। तो ये तो नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किसी भी स्ट्रिंग को जिसको दोनों एंड पे फिक्स किए हैं ये सब पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं और भी n की वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि फर्स्ट हार्मोनिक में कैसे वाइब्रेट करेगा, सेकेंड हार्मोनिक में कैसे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो पहले इसको आप राइट डाउन कर लो। तो बच्चों देखो, यहां हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, व्हेन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y इक्वल टू 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी। मतलब कि अगर कोई स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन को फॉलो करते हुए वाइब्रेट कर रहा हो और जिसकी फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू n इंटू v/2l से दी जाए तो हम कह सकते हैं कि ऐसा स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है नॉर्मल मोड में। ये एक टेक्निकल टर्म है, इसलिए हमने आपको बता दिया कि अगर लिखा हुआ रहे कहीं पे कि जो स्ट्रिंग है फिक्स्ड है, बोथ एंड पे नॉर्मल मोड में वाइब्रेट कर रही है, तो उसका मतलब ये लेना है आपको कि वहाँ पे एक स्टैंडिंग वेव इस इक्वेशन के हिसाब से इस्टेब्लिश हुआ है और जिसकी फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हो f इक्वल्स टू nv/2l। अब मैं आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्ट्रिंग का डायग्राम बना के दिखाऊंगा और जिससे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फंडामेंटल मोड की ही बात करते हैं। फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड। तो फंडामेंटल मोड में बहुत आराम से आप बोल सकते हो, फंडामेंटल मोड का मतलब तो ये हो गया n इक्वल्स टू 1 लेना है आपको। तो n इक्वल्स टू 1 लेना है तो देखो दो फॉर्मूला है यहाँ पे। एक तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया v/2l है ना, और लैम्डा का फॉर्मूला क्या बताया था हमने। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपका लैम्डा जो हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2l/2
एन, यही था ना, 2L अपॉन एन, ये लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का ये और लैम्डा का ये। कहोगे कैसे, तो बहुत आसानी से यहाँ आप n से मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्रीक्वेंसी है NV/2L। तो अगर हम लोग एक काम करें कि 2L को इधर भेज दें जैसा कि हमने भेज दिया और n को नीचे डाल दें, तो इधर हो जाएगा V/F, और V/F को हम लोग लैम्डा बोल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो फंडामेंटल मोड, यानी कि आपका जहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो उस केस में फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/2L, और जो वेवलेंथ होगा वो होगा 2L के बराबर। किसके बराबर होगा, 2L के बराबर। तो वेवलेंथ हो गया 2L के बराबर। तो बच्चों सीधी सी बात है कि यहाँ पे वेवलेंथ अगर 2L के बराबर है तो L इक्वल्स टू क्या होगा, तो L इक्वल्स टू होगा λ/2। जो लेंथ है वो वेवलेंथ के आधे के बराबर होगा। तो जरा सोचो कि क्या होने वाला है। मान लो ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक, और यहाँ पे ये दूसरी स्ट्रिंग दूसरा वॉल है जिससे ये फिक्स्ड है, और ये जो लेंथ है L, ये लेंथ L जो है ये λ/2 के बराबर है। λ/2 के बराबर कब है, जब n की वैल्यू क्या ले रहे हो, 1। और तुम्हें पता है कि ये भी नोड है, ये नोड है, और ये भी आपका नोड है, यहाँ भी ये नोड है, मतलब ये वाइब्रेट तो नहीं करेंगे। और तुम्हें ये भी पता है कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो होता है, दो लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2। ठीक है, अब ये नोड है, ये नोड है, और मैं पक्की बात कर सकता हूं कि बीच में यहां कोई नोड नहीं होगा। कहोगे क्यों नहीं होगा, तो फंडामेंटल मोड में हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग की लंबाई जो है वो λ/2 के बराबर है। तो लेंथ जो है स्ट्रिंग की टोटल लेंथ ही जो है वो λ/2 के बराबर है। तो λ/2 के बराबर है, इसका मतलब है कि एक नोड के बाद दूसरा नोड के लिए जो डिस्टेंस है वो आपका λ/2 होना चाहिए, जो कि L पूरा L आ जाएगा उसमें, क्योंकि λ/2 बराबर L है। तो बीच में अगर नोड होगा तो उसका डिस्टेंस तो L/2 हो जाएगा, जबकि हमें जो है वो डिस्टेंस यानी कि अगला नोड जो मेरे को मिलना है वो L डिस्टेंस पे मिलना है। तो ये नोड होगा और ये नोड होगा, बीच में कोई नोड नहीं होगा। हाँ, बीच में एंटी नोड होगा, क्योंकि अपने को पता है कि नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों λ/4। तो λ/2 अगर L है तो λ/4 जो होगा वो होगा L/2। तो λ/4 जो है ये डिस्टेंस है किसके किसके बीच, एंटी नोड एंड नोड के बीच का। तो इसका मतलब है कि बीच में यहाँ पे एंटी नोड होगा, ठीक, बीच में एक एंटी नोड होगा। तो ये जो स्ट्रिंग है ये किस तरीके से वाइब्रेट करेगा, तो ये कुछ ऐसा वाइब्रेट करेगा, देखो ऐसा। ठीक है, तो जो फंडामेंटल मोड है उसमें ये बीच वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड हो गया आपका 2A, ठीक है, ये एंटी नोड हो गया और दो नोड्स हो गए। तो इस तरीके से फंडामेंटल मोड में आपका ये वाइब्रेट करेगा। तो जब भी लिखा हुआ रहे बच्चों, जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे फंडामेंटल मोड, तो क्या क्या आपको समझना है, ध्यान से सुनो। फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। तो n की वैल्यू कितनी लोगे, 1। उस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, V/2L, क्योंकि n की जगह रखोगे, और लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, 2L के बराबर, या यूं कहो L बराबर क्या हो जाएगा, λ/2। नोड की संख्या कितनी हो गई, 2, एंटी नोड की संख्या 1, और इसको हम लोग ना एक लूप बोलते हैं। दो नोड के बीच अगर वाइब्रेशन हो रहा है ये एक लूप हो गया। तो आपको मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि क्या क्या वहां से पूछा जा सकता है। तो नंबर ऑफ नोड्स 2 हो गए, एंटी नोड कितने हो गए, 1, और लूप की संख्या, कितने लूप में वाइब्रेट कर रहा है, तो एक लूप में वाइब्रेट कर रहा है। क्लियर है, इसको राइट डाउन कर लो। दूसरा बच्चों हम लोग देखते हैं सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, और यहां पे n की वैल्यू हमने कितना लिया है, 2। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला NV/2L होता है। तो
तो n की जगह अगर 2 रख दोगे तो ये हो गया v/l, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वेवलेंथ जो होगा इस केस में लैम्डा इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 2l/n, तो यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो गया l। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रही है बात। अब देखो स्ट्रिंग कैसे हम लोग का वाइब्रेट करेगा। तो स्ट्रिंग तो वही है और ये लेंथ भी आपका यहाँ से यहाँ तक l है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, और यहाँ भी एक नोड है, ये बात तो पक्की है। और ये l जो है ये आपका लैम्डा के बराबर है इस बारी। तो इसका मतलब है कि बीच वाला जो पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट जो यहाँ से l/2 डिस्टेंस पे है, तो बीच वाला पॉइंट अगर l/2 डिस्टेंस पे है तो वो λ/2 के बराबर होगा। और तुम जानते हो एक नोड के बाद दूसरा नोड जो होता है, लगातार जो 2 नोड होते हैं वो λ/2 डिस्टेंस पे होते हैं। इसका मतलब यहाँ भी नोड होगा। तो इस केस में बच्चों जो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा होगा वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा होगा, देखो ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा। तो अब देखो परफेक्ट, ये आपका λ/2, ये λ/2, टोटल हो गया लैम्डा, और लैम्डा इस बार किसके बराबर है, l के बराबर। और फ्रीक्वेंसी आपकी डबल है पिछले बार से। और अगर देखें तो एंटी नोड की संख्या यहाँ 2 होगी। ये आपका बीच में रहा एंटी नोड और ये भी आपका क्या रहा, एंटी नोड, है ना, ये भी आपका रहा एंटी नोड। और ऐसे भी तुम जानते हो एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, λ/4। तो आप देखो λ/4, 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 तो टोटल l लैम्डा के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख देंगे नंबर ऑफ नोड जो है वो आपका हो गया 3, 1 2 3। याद रखना बच्चों, नंबर ऑफ एंटी नोड्स ये हो गए 2, और नंबर ऑफ लूप कितना हो गया, 1 2, 2 लूप हो गया, 2 लूप्स। तो 2 लूप हो गए, 2 एंटी नोड हो गए और 3 नोड हैं। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू v/l होगी। v जानते ही हो, v याद दिलाने की जरूरत नहीं है, √T/μ, है ना, टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। और लैम्डा की वैल्यू स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर है। इसे फटाफट लिख लो, लिख लिया आपने। चलो एक और डायग्राम में बना दूं n = 3 के लिए। अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे n = 3 लेते हैं, n = 3, तो n = 3 में हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये आपका हो गया थर्ड हार्मोनिक। नाम अगर देखें तो दिस इज थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि इस केस में अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 3v/2l, n की जगह 3 रख दिया हमने। और जो वेवलेंथ है वो कितना हो जाएगा, तो 2l/n होता है, तो 2l/3। यानी कि हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि जो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो आपका आ गया कितना, लैम्डा = 2/3l, या फिर स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी 3λ/2। यानी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ जो है λ/2, λ/2, λ/2 के 3 हिस्से में तुम बांट सकते हो। तो जरा ध्यान दो, इससे क्या पता लग गया, इससे आपको स्ट्रिंग का डायग्राम बनाना बहुत आसान काम हो जाएगा। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ l है, ठीक है, टोटल लेंथ l को आप 3 हिस्सा में बांट दो, ठीक है ना। जैसे 3λ/2 को हम लोग लिख सकते हैं λ/2, 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 है ना, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा बराबर क्या है, 2l/3, n की वैल्यू 3 रखे हुए हैं। तो ठीक है भाई, इसको 3 हिस्से में बांट दो। ये हो गया यहाँ पे λ/2, ये भी हो गया आपका λ/2, ठीक है, λ/2, λ/2, λ/2। तो ऑटोमेटिकली अब देखो λ/2 पे एक नोड होता है, तो यहाँ भी आपको एक नोड मिलेगा, यहाँ भी नोड मिलेगा, यहाँ नोड मिलेगा, और यहाँ तो खैर नोड रहना ही है। तो इस बार बीच में 2 नोड मिल गए। अब सवाल यह है कि स्ट्रिंग का डायग्राम कैसा होगा यहाँ पे। तो बहुत आराम से तुम सोच सकते हो कि स्ट्रिंग का डायग्राम कुछ ऐसा होगा। देखो ये गया, ये और ये ऐसे। क्लियर।
और इसमें भी हम लोग नीचे से अगर बना दें तो इस तरीके से ये वाइब्रेट करेगा। तो तुम देख सकते हो कि स्ट्रिंग टोटल 3 लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है। और अगर एंटी नोड की बात करें तो ये बीच बीच में एंटी नोड हो जाएगा। तो एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, सॉरी हाँ, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, तो 3 एंटी नोड हो गए, 4 नोड हो गए और लूप्स की संख्या टोटल 3 हो गई। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो नंबर ऑफ नोड्स, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ एंटी नोड्स, एंटी नोड्स ये हो गया 3। और नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए बच्चों? तो नंबर ऑफ लूप भी हो गया 3। क्लियर है? इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों आपको मैं एक एनिमेशन के थ्रू ये दिखाता हूं कि ये स्ट्रिंग किस तरीके से स्टैंडिंग वेव के अलग अलग मोड में वाइब्रेट कर रहा है। तो जैसे देखो इसमें ये फंडामेंटल में वाइब्रेट करेगा n = 1, इसमें n = 2 के लिए और इसमें n = 3 के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये एक, यहाँ पे 2 नोड हैं, यहाँ पे बीच में ये टोटल 3 नोड है और यहाँ पे टोटल 4 नोड है और एंटी नोड की संख्या 3 है। अब देखो मैं इसको प्ले करूँगा और ये आपको किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। जरा ध्यान से देखो आप, यहाँ पे देखो ये किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है स्टैंडिंग वेव में, ये भी स्टैंडिंग वेव में वाइब्रेट कर रहा है। तो ये आपका स्टैंडिंग वेव है जैसा कि तुम देख सकते हो। ठीक है, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड की। देखो सबसे पहली बात कि ये केस बहुत कॉमन नहीं है। इस केस में स्ट्रिंग का एक एंड तो फिक्स होगा और दूसरा जो होगा वो होगा आपका ओपन। ठीक है, कहोगे ये ओपन स्ट्रिंग कैसे हो सकता है ना, फिर टेंशन कैसे लगेगा वो सब मैं बताऊंगा। प्रैक्टिकली इसका बहुत यूज नहीं है लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन इससे भी आते हैं। तो देखो हम लोग किस तरीके से ओपन एंड की बात कर सकते हैं। अब ये रियलिटी में तो हम लोग ऐसा करना मुश्किल है लेकिन क्लोज टू हम लोग सोच सकते हैं कि ऐसा कर लेंगे। जैसे क्या करेंगे, ये तो समझो कि फिक्स्ड है, एक एंड पे तो फिक्स है और दूसरे एंड पे हम लोग एक इसको रिंग में डाल देंगे, एक रिंग, मासलेस रिंग। अब देखो यहीं पे ये हाइपोथेटिकल हो गया। और दूसरी बात ये है कि इसको एक स्मूथ रॉड के अंदर रख देंगे, जिससे जो कि आपको मैंने रिफ्लेक्शन के दौरान भी बताया था। अब इस केस में क्या होगा कि जब ये वाइब्रेट होगा तो ये तो वाइब्रेट नहीं हो सकता, तो ये तो रहेगा नोड, ये नोड रहेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। और ये रहेगा एंटी नोड क्योंकि एकदम फ्रीली आपका मूव कर सकता है क्योंकि ये मासलेस रिंग है, मासलेस रिंग बोल देते हैं इसको। और ये बिल्कुल स्मूथ है ना, स्मूथ रॉड है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये आपका एंटी नोड बन सकता है। तो इस तरीके से अब इस बार हम लोग को जो जिस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन की बात करनी है, जिसमें स्टैंडिंग वेव करना है, उसके एक एंड पे तो नोड होगा और दूसरे एंड पे एंटी नोड होगा और बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग की लंबाई तो खैर वही है, L लेंथ है। और इक्वेशन जो अपना था स्टैंडिंग वेव का वो क्या था, y = 2a sin kx × cos ωt। ठीक, अब देखो x = 0 पे तो पूरा ये 0 हो जाएगा, तो ठीक है x = 0 पे आपका नोड है। लेकिन x = L पे एंटी नोड है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, x = L पे एंटी नोड हुआ, इसका मतलब है कि sin kx की वैल्यू x की जगह L रखने पे 1 आनी चाहिए, तभी आपका एंटी नोड होगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ कह सकते हैं कि mod of sin kx, ठीक है ना, mod of sin kx, जहाँ kx की जगह क्या रख देते हैं हम लोग, L रख देते हैं। तो इसका मतलब है mod of sin, एक सेकेंड इसको मैं रब कर दूं, तो mod of sin k × L जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1।
x की जगह l रखने पे वैल्यू क्या आना चाहिए 1। ठीक है, तो मॉड ऑफ साइन का वैल्यू 1 कब आता है? जब आप जानते हो कि जब आपकी जो ये वैल्यू है ये तभी 1 आएगी जब आपका ये जो एंगल है दैट इज के एल, दिस के एल शुड बी इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू पाई, क्योंकि n का वैल्यू 0 रखोगे तो पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 1 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 साइन फिर 1 होगा। यानी के एल की वैल्यू, इस के एल की वैल्यू जो है, इस के एल की वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, तब जाके आपका यहां पे स्टैंडिंग वेव बनेगा। अब के की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 पाई बाई लैम्डा। के की जगह लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल इक्वल्स टू n प्लस हाफ इंटू पाई। अब यहां से क्या कैंसिल कर देंगे बच्चों? पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, यानी कि जो वेवलेंथ यहां मेरे को मिलने वाला है, तो L इक्वल्स टू 2L डिवाइडेड बाई n प्लस हाफ, ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड के केस में, चूंकि यहां एंटी नोड बनेगा, तो इस पे जो भी आपका स्टैंडिंग वेव बनेगा, आप याद रखेंगे उसका वेवलेंथ जो दिया जाएगा वो 2 इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय n प्लस हाफ। अब यहां n की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हो, क्योंकि देखो पहले पिछले केस में 0 क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि n की वहां ये हाफ नहीं था, n पाई था, तो n का वैल्यू 0 लेने से l 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेंथ तो है, लेकिन यहां n की वैल्यू 0 रखने पे भी लेंथ कुछ ना कुछ आएगी। तो इस केस में जो n की वैल्यू हम लोग रखना शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर है? तो पहले इसको राइट डाउन करो। अब देखो बच्चों, यहां पे ठीक हमने फिर वही फॉर्मूला लिखा, चूंकि हमें लैम्डा मिल गया तो हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग वेव के लिए हम लोग लिख सकते हैं v बराबर f इंटू लैम्डा, जहां f क्या है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ द वेव अपॉन वेवलेंथ। तो यहां से बच्चों फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू आ गया वेलोसिटी अपॉन 2l प्लस n प्लस हाफ। क्लियर है? ये 2l अपॉन n प्लस हाफ किसके लिए हमने लिखा? ये हमने लिख दिया लैम्डा के लिए। तो n प्लस हाफ ऊपर चला गया, तो n प्लस हाफ इंटू वी अपॉन 2l। अब यहां पे आप चाहो तो ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन आया, ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या निकल के आया? n प्लस हाफ इंटू वी बाई 2l। और वेलोसिटी की जगह हम लोग चाहें तो फिर से लिख सकते हैं t अपॉन म्यू। अब यहां पे n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी पुट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी देखते हैं जो इस केस में प्रोड्यूस हो सकती है, वो क्या है? तो फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू के लिए n का मिनिमम वैल्यू डालना होगा, जो कि हम लोग चाहें तो 0 भी डाल सकते हैं। पहले वाले केस यानी स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में अगर n की वैल्यू 0 करते तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर वेव ही नहीं होता। लेकिन यहाँ 0 पुट करने पे भी फ्रीक्वेंसी आएगी। तो बच्चों n इक्वल टू अगर आपने 0 रखा, n इक्वल टू आपने 0 रखा, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको फिर से हम लोग वही फ्रीक्वेंसी का नाम तो वही रखेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो n इक्वल टू अगर 0 करोगे तो 1/2 इंटू 1/2l, तो ये आपका आ जाएगा 1/4l इंटू वी, यानी v अपॉन 4l। याद करो वहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था v अपॉन 2l और यहां पे आया v अपॉन 4l। उसके फ्रीक्वेंसी से इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आधी है। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कभी कभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, ये मैं लिखना वहां भूल गया, आप ध्यान रखना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई मिनिमम पॉसिबल, या फिर इसको हम लोग मिनिमम पॉसिबल। क्लियर? और या फिर इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। पहला फ्रीक्वेंसी जो पॉसिबल है इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक।
चलो इसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो बच्चों अब n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखो और देखो फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ रही है। तो n की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 3/2 ये 2, तो ये आप देखो कैलकुलेट करके, पक्की बात है ये आएगा 3v/4l, और v/4l जो है वो f0 है। तो जो नेक्स्ट n बराबर 1 के लिए जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये 3f0 के बराबर आ रही है। एक बात गौर कर रहे हो, पिछली बार क्या था कि जैसे ही अपर लेवल की बात करते थे तो वो आपका फर्स्ट हार्मोनिक का जो था सेकंड जो आ रहा था वो जस्ट डबल आ रहा था, और ये जो सेकंड पॉसिबल जो आ रहा है वो 3 गुना है। तो इसलिए इसका नाम बच्चों सेकंड हार्मोनिक नहीं, हार्मोनिक जो नोमेनक्लेचर होता है कि कैमा हार्मोनिक है, ये इस तरीके से होता है कि वो फंडामेंटल का कितना गुना है। तो फंडामेंटल का ये 3 गुना है, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे, इसका नाम हो गया थर्ड हार्मोनिक। क्या नाम हो गया बच्चों? थर्ड हार्मोनिक। यानी कि अगर कोई पूछेगा यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक, तो कहना सेकंड हार्मोनिक पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड में सेकंड हार्मोनिक भी मिलता था, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, क्योंकि f0 का हर मल्टीप्लीकेशन में वहाँ पे अवेलेबल था। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट के बाद सीधा 3 गुना मिला, 2 गुना नहीं मिला, तो इसका नाम देंगे नेक्स्ट पॉसिबल हार्मोनिक जो यहाँ पे होगा वो थर्ड हार्मोनिक होगा। और ओवरटोन का नोमेनक्लेचर जो यहाँ पे होता है, तो ध्यान रखना ओवरटोन का जो नोमेनक्लेचर है वो सेम जैसा वहाँ पे था वैसा ही रहेगा। ओवरटोन की नोमेनक्लेचर कैसे होती है कि फंडामेंटल हार्मोनिक को छोड़ के अगला जो भी हार्मोनिक पॉसिबल जो आ रहा होगा वहां से गिनती शुरू। तो जैसे सेकेंड हार्मोनिक तो यहां आया ही नहीं, थर्ड आया, तो थर्ड को ही हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। अभी मैं 2-3 एग्जांपल और करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, पहले इसको आप राइट डाउन कर लो। कर लिया आपने? चलो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब बच्चों n बराबर 2 अगर रखें तो n इक्वल्स टू अगर 2 रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी 2 + हाफ इंटू v/2l, v/2l सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 5/4v/l। तो आप फिर देख सकते हो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये 5 टाइम्स दैट ऑफ f0। तो जो n बराबर 2 रखने पे जो हार्मोनिक आएगा उसको हम लोग बोलेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। तो आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ फंडामेंटल के बाद सीधा तीसरा हार्मोनिक आ गया, तीसरा के बाद 5वां हार्मोनिक आया, क्लियर है। और इसका ओवरटोन के टर्म में क्या नाम होगा? सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन की गिनती कंटिन्यूअस रहेगी। ओवरटोन को इससे मतलब नहीं है कि कितना गुना है, ओवरटोन को सिर्फ इस बात से मतलब है कि फंडामेंटल के बाद जो जो हार्मोनिक आता रहेगा कंटिन्यूअस उसकी गिनती वैसे ही रहेगी। तो ये होगा सेकंड ओवरटोन। ठीक है, 1-2 और मैं कर देता हूं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। n बराबर अगर 3 रखेंगे बच्चों तो सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आएगा आपका 7v/4l, तो ये हो जाएगा आपका 7f0। तो इसको बोलेंगे हम लोग फिफ्थ के बाद 7th हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड 7th हार्मोनिक। और रही बात ओवरटोन के हिसाब से तो सेकंड ओवरटोन के बाद ये हो गया थर्ड ओवरटोन। तो देखो इसकी गिनती कंटिन्यूअस चल रही है, क्लियर है। तो थर्ड ओवरटोन। फिर n बराबर अगर 4 रखें हम लोग तो n बराबर अगर 4 रखेंगे तो f इक्वल्स टू 9v/4l आएगा, तो इसका नाम होगा 9th हार्मोनिक। और अगर ओवरटोन के टर्म में बात करें तो ये हो जाएगा आपका 4th ओवरटोन। तो एक बात गौर करना तुम, जो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड था वहां पे सारे हार्मोनिक्स पॉसिबल थे, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक पॉसिबल है। ऑड कहने का मतलब कि जो ऑड संख्या है, यानी फर्स्ट हार्मोनिक जो है, यानी फंडामेंटल के बाद थर्ड आता है, थर्ड के बाद फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सेवेंथ, सेवेंथ के बाद नाइन्थ, है कि नहीं। और ओवरटोन की बात अगर करें तो वो लगातार चलता रहेगा,
फंडामेंटल के बाद जो हार्मोनिक्स आते रहेंगे उसके हिसाब से गिनती उसकी होती रहेगी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, है ना, थर्ड ओवरटोन। तो इसको राइट डाउन कर लो। बच्चों यहाँ पे देखो हमने डायग्राम बना दिया है आपके लिए। तो फर्स्ट हार्मोनिक्स और थर्ड हार्मोनिक n इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1 के लिए जैसे वहाँ पे हम लोग डायग्राम बना रहे थे वैसे ही डायग्राम लो यहाँ पे भी बनाएंगे। तो n इक्वल टू 0 रखेंगे बच्चों तो फ्रीक्वेंसी आ गई v अपॉन 4l, और जो लैम्डा आएगा तो देखो सीधी सी बात है, लैम्डा जो होगा l बाई 4 के बराबर होगा। कहोगे कैसे? तो देखो सीधी सी बात है, आप l को इधर भेज दो, l को इधर भेज दो और f को इधर भेज दो, तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी को ही तो वेवलेंथ बोलते हैं। तो हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी लैम्डा, और ये 4 तो है ही, तो l बराबर हो गया लैम्डा बाई 4। यानी टोटल जो स्ट्रिंग की लंबाई जो l है ये l बाई लैम्डा बाई 4 होगा। और तुम जानते ही हो कि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 ही होता है। तो यहाँ पे आपका एक नोड मिलेगा और एक एंटी नोड। तो फंडामेंटल के केस में, और ऐसे ये फ्री एंड है तो फ्री एंड पे तो एंटी नोड ही बनना है। तो इस तरीके से आपका इसका स्ट्रिंग का शेप होगा। n बराबर 1 रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी 3v/4l आएगी, इसलिए इसका नाम थर्ड हार्मोनिक होगा, 3 गुना है इसका, और या फर्स्ट ओवरटोन होगा। यहाँ पे लैम्डा जो होगा तो फिर से बात है कि लैम्डा और यानी वेवलेंथ और स्ट्रिंग के लेंथ के बीच रिलेशन आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 4। कैसे भाई? तो f या तो लैम्डा या तो l का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था, लैम्डा का फॉर्मूला मैंने बताया था 2l अपॉन n प्लस हाफ, या तो वहाँ से देख लो, नहीं तो फ्रीक्वेंसी को इधर भेज दो, l को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 3v/4f। अब v/f को आप लैम्डा लिख सकते हो। तो 3 लैम्डा बाई 4, इसका मतलब है यहाँ का स्ट्रिंग का शेप कैसा होगा। तो बच्चों 3 लैम्डा बाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 अब प्लस लैम्डा बाई 4, दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा जो टोटल l के बराबर है। और अपने को पता है कि नोड के एक नोड के बाद दूसरा नोड अपने को स्टैंडिंग वेव में मिलता है कितनी दूरी के बाद? लैम्डा बाई 2 दूरी के बाद। तो यानी यहाँ के बाद फिर यहाँ पे एक नोड होगा, और फिर इस नोड से ये लैम्डा बाई 4 पे क्या हो जाएगा? एंटी नोड। और इन दोनों नोड के बीच में भी एक एंटी नोड हो सकता है क्योंकि l/4 पे एंटी नोड होता है। यहाँ 2 एंटी नोड हो गए और 2 नोड। तो देखो नोड्स की संख्या 2 लिख दिया हमने, एंटी नोड भी हो गए 2। एक मैं और कर देता हूं n बराबर 2 के लिए, इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं n इक्वल्स टू 2 के लिए, तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्या? फिफ्थ हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन, और फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 5v/4l, और जो लेंथ और लैम्डा के बीच रिलेशन आएगा l इक्वल्स टू 5 लैम्डा अपॉन 4। क्लियर है? तो यहाँ पे स्ट्रिंग का डायग्राम कैसे बनेगा, मतलब देखो आपका ये रॉड हो गया और ये पूरी रस्सी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 5 लैम्डा बाई, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं, लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 करके 5 टाइम्स लिख ही सकते हैं। और भी ऑप्शन है हमारे पास, अगर उस तरीके से भी करें तो हर लैम्डा बाई 4 के बाद आपको एंटी नोड मिलेगा, या इसको अच्छा रहेगा ऐसे आप लिखो लैम्डा बाई 2, ठीक है, और लैम्डा बाई 2 अब प्लस लैम्डा बाई 4 ऐड करके देखो ये इतना ही आएगा आपका निकल के, ठीक है। तो लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे देखो नोड है, कैसे डायग्राम लोग बनाते हैं, फिर लैम्डा बाई 2 पे एक नोड, फिर लैम्डा बाई 2 पे दूसरा नोड, है ना, और तीसरा तो ये एंटी नोड ही होगा। तो रस्सी कैसे बनेगी? देखो ये आपका ऐसे, और ये सॉरी थोड़ा सा इसको, ये आपका एंटी नोड है ना, इसको फिर ऐसे कर देंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये या ये आपका नोड हो गया, ये भी आपका नोड है, ये भी आपका नोड है, और ये हो गया एंटी नोड, और बीच बीच में भी एंटी नोड है, एंटी नोड एंटी नोड। तो 3 एंटी नोड 3 नोड। और अगर देखें तो रस्सी की जो लेंथ है L वो 5 लैम्डा अपॉन 4 है। तो देखो ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2, ये यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2, और ये यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 4।
तो ऐड करोगे तो ये आपका 5 लैम्डा बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो नोड्स की संख्या, नंबर ऑफ नोड्स, तो नंबर ऑफ नोड्स आपके हो गए 3, नंबर ऑफ एंटी नोड्स ये भी आपका हो गया 3। क्लियर है? इसको राइट डाउन कर लो। चलो लिख लिया आपने। तो इस तरीके से बच्चों अब इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, अगला डीपीपी में इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। और क्वेश्चन में जहां कहीं भी सोनोमीटर वायर लिखा मिले तो सोनोमीटर वायर का मतलब समझना स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, है ना। जब भी सोनोमीटर वायर लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब यही होगा कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। और उसमें जहां जहां ब्रिजेस लिखा रहेगा, लिखा रहेगा कि ब्रिज इतना पॉइंट के इतना पॉइंट, एक ब्रिज वाला वर्ड लिखा रहेगा तो उसका मतलब समझो कि उसी जगह पे वो फिक्स्ड है, वहां नोड बनेगा ब्रिज वाले पॉइंट पे। ये कुछ टेक्निकल टर्म था, तो इसको लिख लेना और अच्छे से रिवाइज करना।